बीकॉम पार्ट सेकंड MDS इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सब्जेक्ट है EFM, उसका पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आज जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन उसका नाम है रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि परीक्षा में सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज रेशो। अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो द रिलेशनशिप ऑफ वन आइटम टू अनदर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म इज नोन एज ए रेशो, यानी कि एक मद से दूसरे से संबंध को साधारण गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। यानी कि दो संख्याओं के मध्य जो गणितीय संबंध है उसी को अपन अनुपात कहते हैं। और ये जो अनुपात विश्लेषण है किसी भी व्यवसाय की, किसी भी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत उसकी जो वित्तीय स्थिति है उसका विश्लेषण करने में सहायता होती है। हमारे जो चैप्टर है उसमें रेशो एनालिसिस के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। उसमें सबसे पहला टाइप्स है लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात। अब तो चूंकि इसमें जो शब्द है तरलता, तरलता का मतलब होता है कि व्यवसाय के पास में या उद्योग धंधे के पास में नगद स्थिति किस प्रकार की है, यानी कि उसके जो दायित्व हैं उसको भुगतान करने के लिए संस्था के पास में नगद की स्थिति है या नहीं, ये सब चीज़ें लिक्विडिटी अंतर्गत देखी जाती हैं। तो जो तरलता अनुपात है इसको हम शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल सुदृढ़ता है उसको मापने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो रेशो है इसमें लिक्विडिटी रेशो में वह है करंट रेशो, चालू अनुपात। अब चालू अनुपात इसको अपन वर्किंग कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं क्योंकि इस चालू अनुपात के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो चालू संपत्तियां हैं और चालू दायित्व हैं उनके मध्य संबंध को प्रकट करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दैट इज करंट रेशो। यानी कि चालू जो संपत्तियां हैं और चालू जो अनुपात हैं उसके बीच का जो संबंध है उसी को हम चालू अनुपात कहते हैं। अब यदि चालू अनुपात की हमें गणना करनी है तो जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हो सकता है, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां अपॉन चालू दायित्व। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि चालू संपत्तियां कैसे कहते हैं? तो चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो वर्ष के दौरान, सामान्यतः जो एक वित्तीय वर्ष है, एक जो लेखा वर्ष होता है उसके अंतर्गत बैलेंस शीट के अंतर्गत जो संपत्ति दिखा रखी हैं वो उनका स्वरूप कैश में परिवर्तित हो सकता है या वो अपना रूप स्वरूप बदलती रहती हैं। चालू संपत्तियों के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड हम दिखाते हैं सबसे पहले, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, BRs है, डेटर्स हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, या एक्रूड इनकम है, या क्लोजिंग स्टॉक है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, या एडवांस पेमेंट्स हैं, एनी अदर रिसीवेबल विद इन ईयर जो एक वर्ष में प्राप्त होने की संभावना होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं चालू संपत्तियों के, यानी कि चालू संपत्तियां वे संपत्ति कहलाती हैं जो वर्ष के दौरान अपना रूप बदलती हैं, यानी कि कैश में कन्वर्ट होने की संभावना उनकी रहती है। अब आता है दूसरा है इसमें करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व किसे कहते हैं? तो चालू दायित्व भी वो होंगे जो एक वर्ष के दौरान, यानी कि जो लेखा अवधि है उसके अंदर दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है। तो उसमें एग्जाम्पल तो हम देख सकते हैं, जैसे बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, या शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, टैक्स प्रोविजंस हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, या प्रपोज डिविडेंड हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हैं, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स हैं, यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि करंट लायबिलिटीज़ के हैं। तो किसी भी संस्था में जो चालू संपत्तियां हैं और चालू दायित्व हैं उनके बीच के संबंध निकाल करके हम चालू अनुपात की गणना की जाती है। अब जो चालू अनुपात है ये आदर्श अनुपात होना चाहिए 2:1। 2:1 का मतलब है कि यदि किसी संस्था के पास में 1 रुपये के चालू दायित्व का भुगतान करना है तो उस संस्था को चालू दायित्व भुगतान करने के लिए 2 रुपये उपलब्ध हैं, यानी कि वो संस्था की जो अल्पकालिक वित्तीय स्थिति है वो सुदृढ़ मानी जाएगी क्योंकि जो चालू दायित्व हैं उनका भुगतान करने में संस्था समर्थ हैं। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके हिसाब से यहाँ हम चालू अनुपात की हम गणना करते हैं। सपोज करिए करंट एसेट्स 30,000 रुपये हैं, करंट एसेट्स आपकी 30,000 रुपये हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी मान लीजिए 15,000 रुपये हैं। तो करंट रेशो क्या होगा? फॉर्मूला आप ले सकते हैं, करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन
करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स कितनी यहाँ पर 30,000 रुपये और अपॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है 15,000 रुपये। तो ये अनुपात क्या हो गया 2:1, यानी कि संस्था के पास में चालू जो दायित्व हैं 15,000 रुपये उनको भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में 30,000 रुपये की चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि उसकी जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता है वो अच्छी है। हम ये मान के चलते हैं कि यदि कीमतों में 50% कमी भी हो जाएगी मूल्यों में, तो भी जो दायित्वों का भुगतान कंपनी करने में समर्थ होगी। अब जो करंट एसेट्स हैं, जैसे हम और बैलेंस शीट में और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए ये जो लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। बैलेंस शीट जो है किसी कंपनी की, उसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000, बिल्स पेबल बीपी है 5,000, और मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं 5,000। ये हो गए आपके 15 30,000। एसेट साइड में रखिए, मान लीजिए कैश इन हैंड है आपका 5,000, बैंक बैलेंस है आपका सपोज करिए 10,000, डेटर्स हैं सपोज करिए 20,000, और मान लीजिए स्टॉक है 15,000, और ले सकते हैं अपन, चलो इतना ही ले लेते हैं अपन, तो 5 5 10 50,000। तो इसका रेशो क्या होगा, इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं अपन, BR मान लीजिए 10,000 है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 है, और मान लीजिए एक्रूड इनकम है आपकी 10,000, एक्रूड इनकम। इसके अलावा और भी ले सकते हैं अपन चाहें तो, मान लीजिए एडवांस जो पेमेंट किए हैं वो मान लीजिए 5,000 है, तो टोटल हो गया आपका 5 10 2 3 8 80,000 रुपये। तो इसको अपन ले सकते हैं करंट एसेट से होगी आपकी 80,000, और करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 30,000 बटे 30,000, तो ये हो गया 8:3। तो इस प्रकार से हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो हैं उनके आधार पर इसका ले सकते हैं, और 2:1 यदि होता है तो उसको हम अच्छा माने जाते हैं। आज इतने पढ़ेंगे, कल के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका और बुक के हिसाब से और दूसरा एग्जाम्पल लेकर अपन तैयार करेंगे।